नमस्कार, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है अप्रैल 30 वर्ष है 2025 और समय हो रहा है दोपहर के 12:51। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि पिछले 2-3 सालों से हम लोग एक पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों को जोड़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप सभी हमारी इस पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े जिससे कि आने वाले समय में हम इसे और नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। और इस पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतना जरूरी है कि मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकता। तुम्हारे जीवन की लगभग जितनी भी समस्याएं हैं 80 से 90% जितनी भी समस्याएं हैं जीवन की सारी की सारी हल की जा सकती है अगर पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाला जाए तो। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े। अभी भले हमारे पास 30-32 लोग हैं मगर धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि ये संख्या हजारों में और लाखों में हो जाए। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए, उतना अच्छे से हम इन सब चीज़ों को बदल पाएंगे। देश में जितनी भी समस्या है उसे बदला जा सकता है अगर सही पॉलिटिकल लोग इलेक्ट करके बिठाए जाए तो। और इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई बाकी जो पॉलिटिशियन है, पार्टियां है, उन सबको छोड़ो, अपने से आगे बढ़ चलो, अपने से पॉलिटिक्स में उतरो, अपने से काम करना शुरू करो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी हमारे पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े। ये बहुत ही ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि अगर आप जुड़ जाते हैं आने वाले समय में इसके बाद हजारों, लाखों और करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि हमारी ये जो मूवमेंट है ये धीरे धीरे और बड़ी होती जाए क्योंकि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों का काम है। और मैं चाहता हूं कि लोग जुड़े इससे, तभी इस देश का, इस समाज का कुछ अच्छा हो पाएगा। अगर आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो बहुत ही मुश्किल है कुछ भी कर पाना। तो इसलिए आज ही हमारे मूवमेंट से जुड़े। नीचे मैंने लिंक दिए है और चैनल पर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल भी दिए हैं और नीचे गूगल फॉर्म का भी लिंक दिया है, उस भी आप जाके साइन अप कर सकते हैं। और कुछ राहत राशि वगैरह देना चाहे तो मैंने UPI ID भी दिया है, वो भी आप दे सकते हैं। तो मैंने बता दिया, पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। चलते आगे, एक कहानी आज उस पर बात करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक राक्षस है, राक्षस। पिछले 1400 सालों से वो राक्षस अपने अस्तित्व में आया है, ठीक है। जब से वो राक्षस, उसका नाम एक्चुअली हमें भस्मासुर रखना चाहिए, है ना। जब से भस्मासुर अस्तित्व में आया है उसके जिंदगी का एक ही उद्देश्य है कि सबको जलाकर भस्म कर दिया जाए। तो वो जो राक्षस है, उस राक्षस ने न जाने कितने ही लोगों का जीव लिया, उन्हें नुकसान पहुंचाया, उनके घर, परिवार, देश, समाज, जायदाद सब कुछ लूट लिया। और ये जो राक्षस है, ये राक्षस रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये राक्षस फैलते ही जा रहा है, फैलते ही जा रहा है, फैलते ही जा रहा है। अभी जो भस्मासुर है, ये इतना खतरनाक भस्मासुर है कि इसने धरती के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। अमेरिका पे भी हवाई हमला हुआ और लगभग 3000, 3500 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं। जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश नुकसान उठा सकता है, उसे अपने लोगों की जान देनी पड़ सकती है। तो जो बाकी के जो नॉर्मल मिडिल क्लास देश है, जो मध्यम वर्गीय देश है, गरीब क्लास के देश है, क्या वो इस भस्मासुर राक्षस का सामना कर पाएंगे? हमें सोचना चाहिए क्योंकि हमारा जो देश है वो भी एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। लोग आज भी $2000 प्रति एनम की इनकम पे जी रहे हैं। जब हमारा देश इतना कमजोर रहेगा तो फिर हम इस भस्मासुर राक्षस से कैसे लड़ पाएंगे? अमेरिका जैसा मजबूत, शक्तिशाली देश, वो इस भस्मासुर राक्षस के सामने लड़ रहा है। उसके कितने सैनिक मारे जा चुके हैं, कितने ही $1 ट्रिलियन का नुकसान करवाया है अमेरिका ने। अफगानिस्तान की बात करें, इराक की बात करें, कितने ही देशों की बात करें, दुनिया का सबसे पावरफुल देश इन भस्मासुरों से छुटकारा नहीं करवा पाया। वो तो अपनी जगह है, मगर जो पश्चिम के देश है, विकसित देश, ब्रिटेन की बात करूं फ्रांस, जर्मनी की बात करूं, मैं कनाडा की, अमेरिका की,
पिछले कुछ समय से हमें देखने को मिला है कि जो भस्मासुर राक्षस है, वो भस्मासुर राक्षस इन सभी देशों में अपनी पहुंच बना रहा है। और वो जो राक्षस है वो बहुत चालाकी से, बहुत ही समझदारी से अपना काम कर रहा है ना। तो हम बात कर रहे थे भस्मासुर राक्षस की। प्रॉब्लम यह है कि ये जो भस्मासुर राक्षस है वो फायदा उठाता है दोहरी सिस्टम का। दोहरी सिस्टम का यानी कि एक ऐसी सिस्टम जहां पे दो सिस्टम है। पहली जो सिस्टम है, पहली सिस्टम में जो सिस्टम है वो उनकी सिस्टम है। जब वो उनकी सिस्टम है तो वो सिस्टम उनके हिसाब से डिज़ाइन की जाती है और वो इस तरीके से डिज़ाइन होती है जहाँ पे केवल उन्हीं को फ़ायदा पहुँचे, उन्हीं की डॉक्ट्रिन को आगे बढ़ाया जाए। जो पहली सिस्टम है वो इस तरीके से एस्टेब्लिश की जाती है और दुनिया के कितने देशों में इस भस्मासुर राक्षस ने अपना सिस्टम बना के रखा है। और जैसा कि वो जो कहते हैं ना, सिस्टम ही अगर उनका है तो फिर क्या करोगे तुम। जब सिस्टम ही उनका होगा तो फिर क्या कर लोगे तुम। अब चलते दूसरा सिस्टम। दूसरा सिस्टम महाबकवास और घटिया सिस्टम है। हालांकि वो सिस्टम भी अभी रिसेंटली ही बना है। जो नया सिस्टम है, सेक्युलर सिस्टम, लिबरल सिस्टम, वो नया सिस्टम अभी हाल ही के समय में बना है। उसके पहले अगर हम देखें तो वहां पे भी काफी एक्सट्रीमिस्ट सिस्टम हुआ करता था। वेस्टर्न देशों की बात करता हूं मैं, वेस्टर्न कंट्रीज की। वहां का सिस्टम भी काफी रेडिकल हुआ करता था। अगर मैं बात करूं, यूरोप की बात करूं, तो वहां पे केवल चर्चों का राज चला करता था। चर्च का राज यानी कि चर्च के अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं बोल सकते, समझे। यहां तक मामला है कि जो पादरी होते थे चर्च के पादरी लोगों के घरों पे जाते थे, देखते थे कि किसके घर पे कितने बच्चे हैं। अगर बच्चे नहीं होते थे तो उन्हें कहा जाता था कि आप बच्चा करिए। किस लिए? ताकि क्रिश्चियन बढ़े। दूसरी चीज ये कि युद्ध किया जा सके। अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो युद्ध कैसे होगा। तो युद्ध के लिए सैनिक चाहिए, सैनिक के लिए बच्चे करने पड़ते हैं। तो हमने यूरोप का मॉडल देखा और बाकी जो भस्मासुर मॉडल है वो भी देखा हमने। मगर पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम ये है, जो नए सिस्टम बने हैं, लिबरल, सेक्युलर, वोक सिस्टम, वो बहुत ही वल्नरेबल है। वल्नरेबल है यानी कि वो इस तरीके से मिस इंटरप्रेट किए जा सकते हैं या फिर उसे इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है कि ओवरऑल उससे भस्मासुर को फायदा पहुंचता है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो भस्मासुर है, भस्मासुर लगभग 1400 सालों से दुनिया में अपना आतंक फैला के रखा है। 1400 सालों से भस्मासुर ने अपना आतंक फैला के रखा है। अब प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे देश ये चीज समझ चुके हैं, बहुत सारे लोग भी ये चीज समझ चुके हैं कि इस भस्मासुर को काउंटर करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो भस्मासुर सबको खा जाएगा। अब मैं बात करता हूं भारत की। भारत में जो मैं देखता हूं वो ये कि जो भस्मासुर राक्षस है, भारत के लोगों ने पिछले 1000 सालों से उसके अत्याचारों को सहन किया है, समझे। 1000 साल से लगभग भारत के लोग उस भस्मासुर राक्षस का आतंकवाद सह रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, पिछले कुछ समय से जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम है, उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया कि वो प्रैक्टिकल होने की बजाय काल्पनिक मान्यताओं पे ज्यादा बेस है। तो जो नया सिस्टम है जो उसमें हो ये रहा है कि जो लोगों को सिखाया जाता है, लोगों को जो सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि इतिहास में जो भी हुआ उसे आप भूल जाइए और आगे की तरफ देखिए। अब बहुत सारे लोग इस छलावे में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग इस कल्पनाओं में आ जाते हैं कि हाँ इतिहास तो इतिहास है, उसको लेकर हम क्या ही बात करें। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो समझते हैं कि वो जो भस्मासुर राक्षस है, जो 1400 सालों से चारों तरफ कोहराम मचा के रखा है, लोगों को लगता है कि वो 1400 साल का भस्मासुर राक्षस बदल जाएगा, सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा।
अब इसी चक्कर में हो ये रहा है कि कुछ नेताओं ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने ये आइडियोलॉजी या माइंडसेट फैलाया कि भस्मासुर राक्षस अनपढ़ गवार है, बेरोजगार है, इसलिए वो भस्मासुर बन चुका है। तो इसलिए उन्हें सुविधा दो, उन्हें पैसे दो, उन्हें नौकरियां दो, तो वो भस्मासुर राक्षस सुधर जाएगा, है ना। और इस छलावे में बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम भस्मासुर राक्षस को खाना दे, नौकरी दे, पैसे दे, सुविधा दे, तो ये राक्षस बदल जाएगा। मगर ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। चलते आगे। लोगों को लगता है कि जो भस्मासुर राक्षस है वो बदल जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। अगर उस भस्मासुर राक्षस को तुम पैसे दोगे, सुविधा दोगे, नौकरी दोगे, बाकी सारे घर परिवार दोगे, होगा क्या? वो भस्मासुर राक्षस और भी खतरनाक हो जाएगा और फिर गारंटी कि वो भस्मासुर राक्षस हमें खा जाएगा आगे। समझे? चलते आगे। अब यहां पे ये कह देना भी एक बहुत ही क्विक जजमेंट हो जाएगा कि लोग ना समझ है। अगर मैं ये कह दूं कि लोग ना समझ है, लोग भस्मासुर राक्षस को समझ नहीं पा रहे, तो ये इम्पल्सिव या फिर जजमेंटल स्टेटमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। कोई ना समझ नहीं है समाज में, लोग ना समझ नहीं है। अगर तुम जाके किसी से कहोगे मुझे 100 रुपये दो, कोई देगा क्या? नहीं ना। कहने का मतलब उसे इतनी समझ है, उसे इतनी बुद्धि है, तभी तो वो अपने पैसे अपने पास रख रहा है। तो फिर इसका मतलब ये है कि समाज के बहुत सारे लोग समझदार है, उनके अंदर अच्छी खासी समझदारी है, पढ़े लिखे हैं, पैसेदार है, सब कुछ है, मगर फिर भी ये बेवकूफ़ी क्यों होती है? ये बेवकूफ़ी क्यों होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। इसके कुछ कारण हो सकते हैं। कारण ये हो सकते हैं, या तो जो लोग हैं वो स्वार्थी है, मतलबी है, या फिर डरपोक है। सभी कह सकते हैं, कोई एक कारण हो ऐसा जरूरी नहीं है, सभी कारण हो सकते हैं, है ना। स्वार्थी भी हो सकते हैं, मतलबी भी हो सकते हैं, लालची भी हो सकते हैं, डरपोक भी हो सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, लोगों को लगता है कि जिनकी लड़ाई है उन्हें लड़ने दो, हमें क्या करना है। मगर उन्हें ये नहीं पता कि ये जो लड़ाई है पूरी मानव सभ्यता की लड़ाई है, पूरी मानव सभ्यता की लड़ाई है। ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। चलते आगे। जो सुविधाएं, जो पैसे, जो नौकरियां तुम्हें अपने आप के लिए यूज करनी चाहिए, अपने भले के लिए यूज करनी चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए यूज करनी चाहिए, अगर तुम वो सारे पैसे, सुविधा, नौकरियां अगर तुम उस भस्मासुर राक्षस को दे दोगे तो क्या होगा? तुम कमजोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से में से ही तो जा रहा है। भस्मासुर राक्षस तो घुसपैठिया है, घुसपैठिया भस्मासुर राक्षस। तो ये सब चीजें हैं जो समझनी पड़ेगी। तो कहानी खत्म करते हैं, कहानी हो गई पूरी, चलते आगे। बात करते हैं कश्मीर में जो भी हुआ उसको लेकर, कश्मीर में जो भी आतंकवादी हमला हुआ, 27 लोग मारे गए, उसको लेके। बेसिकली लगभग 7-8 दिन होने को आए अभी तक। 7-8 दिन होने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई स्टेटमेंट, कोई जवाबदेही, कुछ भी नहीं आया है ना। किसी पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। मगर अगर मैं कहूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो वो 3 लोगों की बनती है। पहला प्रधानमंत्री पे, तीसरा गृह मंत्री पे, और अगर मैं नाम लूं रक्षा मंत्री। ये तीनों जो लोग हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अगर हो सके, होगा नहीं जानता हूं मैं,
अगर हो सके तो इनके ऊपर जांच कमीशन बैठना चाहिए और हो सके तो देशद्रोह का कानून भी चलना चाहिए। अगर वो है तो, अगर होता तो, क्योंकि इन तीनों लोगों की ही जिम्मेदारी है भारत देश के और भारत के लोगों की। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। मगर मैं जानता हूं कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलते आगे। पिछले 2 दिन से गुजरात में कुछ सर्कस चल रहा है। एक्चुअली हुआ ये कि गुजरात की जो पुलिस है उसने लगभग 1000-1500 लोगों को लाइन बना के सुबह घुमाया रास्ते पे। बेसिकली अगर आपको अरेस्ट करना था तो आप उसे बस में बिठा के या ट्रक में बिठा के ले जा सकते थे। मगर गुजरात पुलिस ने सुबह को 1000 से लगभग 1500 लोगों की परेड करवाई, मीडिया को बुलाया, मीडिया ने वीडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स लिए, चारों तरफ माहौल बनाया और कहा कि देखो देखो कितने सारे बांग्लादेशी पकड़ लिए। ठीक है, सुबह तक ये माहौल था, शाम तक माहौल बदल जाता है। माहौल बदल के ये होता है कि जिन लोगों को पकड़ा था उनमें से बहुत सारे लोगों को कहा कि इनको हम साबित नहीं कर सकते कि बांग्लादेशी है। बहुत सारे लोगों को जाने दिया, है ना। यानी कि मीडिया कवरेज हो गया, प्रोपेगेंडा फैल गया, लोगों में वाहवाही हो गई, पेपर ने छाप दिया, सब कुछ। शाम होते तक पता चला कि यार इसमें से तो कितने ही लोग तो साबित कर ही नहीं सकते कि ये कहाँ के आए हैं। ये है। अगले दिन दूसरा सर्कस शुरू होता है। दूसरा सर्कस शुरू ये होता है कि एक जगह है चंदोरा तालाब, वहां पे बुलडोजर चला दिया जाता है। लाइन लगा के ट्रक और बुलडोजर खड़े होते हैं और चला दिया जाता है। और बेसिकली ये भी एक पॉलिटिकल और मीडिया का स्टंट था, पॉलिटिकल मीडिया का स्टंट था। क्योंकि अगर आपको लगता है कि अगर वहां पे बांग्लादेशी है, हो भी सकते हैं, मना नहीं कर रहा मैं, आपने आते समय नहीं पकड़ा, इतने साल से बैठे रहे थे, घुसे पड़े थे, तब तक नहीं पकड़ा। अगर आपके देश में, आपके राज्य में अगर कोई घुसपैठिया आ जाता है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्री की जिम्मेदारी है ना। मगर आपने पकड़ा नहीं। कितने सालों से वो पड़े रहे यहाँ पे, कितने अपराध किए, क्राइम किए। अब जब मीडिया कवरेज की बात आई, आपने उन्हें पकड़ने का प्रयास शुरू किया, अवैध बस्तियों पे बुलडोजर चला दिया। अगर आप चाहते पहला तो घुसने पे ही पकड़ लेते उसे, मगर क्योंकि आपकी भी प्रायोरिटी नहीं थी उन्हें पकड़ना, आपकी भी प्रायोरिटी नहीं थी उसे पकड़ना, आपने घूमने दिया, रहने दिया। शायद इसलिए ताकि एक दिन अचानक से मीडिया की कवरेज बनाई जा सके, पब्लिक स्टंट किया जा सके। और जैसा कि मैं समझता हूँ 2 साल बाद गुजरात विधानसभा के चुनाव है, मुझे लगता है कि उस 2 साल बाद के चुनाव के लिए ये नौटंकी हो रही है। क्योंकि राहुल गांधी ने तो कहा है कि हम भाजपा को हरा देंगे। हो सकता है इसलिए ये नौटंकी हो रही हो। अगर इन्हें सचमुच इस बात की चिंता होती कि भारत में घुसपैठिए है तो आप उसे पकड़ के निकाल क्यों नहीं पा रहे? ये बुलडोजर चला के, मीडिया का कवरेज करके शाबाशी बटोरना, वाहवाही बटोरना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। और रही बात घुसपैठियों की, तो मैं सवाल यही पूछता हूँ कि शेख हसीना को कब भेजेंगे? वो भी तो बांग्लादेशी है, वो कब जाएगी या वो नहीं जाएगी? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। चलते आगे। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ कश्मीर में, जितने भी लोग मारे गए, उसमें बहुत सारा प्रोपेगेंडा, बहुत कुछ सरकार की तरफ से हुआ। पहले खबर आई कि 10 लोग मारे गए, 15 लोग, 20 लोग, आखिर में खबर आती है 27 लोग मारे गए। और इसमें भी बहुत प्रोपेगेंडा ये हुआ, कि केवल मरने वालों की संख्या को बताया जा रहा है, बाकी घायल कितने हैं उसका तो नाम ही नहीं है। कितने लोग घायल है उसका नाम ही नहीं है। इतना बड़ा हमला हुआ, क्या कोई घायल होगा ही नहीं?
अगर घायल की संख्या बता दी जाए तो नंबर बड़ा हो जाएगा, इतने घायल और इतने मर गए। मगर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि घायलों के नंबर को दबा दिया जाए। ये है। चलते आगे। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर सुरक्षा नहीं दी जा रही तो सवाल होना चाहिए कि सुरक्षा किसने नहीं दी, किस लिए नहीं दी। और मेरे एक मित्र है अजय बोस करके, वो आरटीआई एक्टिविस्ट है। आरटीआई एक्टिविस्ट है, आप ट्विटर पे उन्हें फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने आरटीआई लगा के एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा था सरकार से। उन्होंने कहा कि भाई पिछले 3-4 साल से आपने कितने सेना के जवानों को भर्ती किया, कितनों को नहीं किया, कितनी जगह खाली है, वो हमें बताइए। क्योंकि सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि अगर सेना में जवान होते तो इतने आसानी से आतंकवादी आके लोगों को मार के नहीं चले जाते, है ना। ये आरोप लग रहा है और सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। तो जब मेरे मित्र अजय बोस ने ये आरटीआई लगाई तो सरकार ने कहा कि ये तो हम आपको नहीं बता सकते कि कितने जवान भर्ती किए गए, कितने नहीं किए गए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ये सरकार की बकवास है। अपने सारे पाप छुपा दो, ये उनका मानना है। तो पूरी तरीके से छुपाने का प्रयास हो रहा है एक तरीके से। चलते आगे। आगे का क्या उपाय है इसका? उपाय यही है कि देखो, पिछले कुछ समय से एक चीज हमें देखने को मिल रही है, कितने ही पाकिस्तानी हैं जिनके बच्चे भारत में पल रहे हैं। भारत की कितनी ही मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तानियों से शादी की है। ये एक पूरा का पूरा नैरेटिव है। नैरेटिव कहो या फिर प्रोपेगेंडा कहो या जो भी कहो, पूरा का पूरा एक डॉक्ट्रिन है कि किस तरीके से भारत में डेमोग्राफी बदली जा सके। और मुझे बहुत हैरानी होती है कि इतना धड़ल्ले से ये सब कैसे हो रहा है। पाकिस्तानियों के बच्चे यहाँ वहाँ पल रहे हैं, इतना आसानी से कैसे? ये जो इतना मिलिट्री पे खर्चा होता है, इतने सारे लोग हमारे मारे गए, 5 लाख के आसपास लोग मारे गए बंटवारे के समय, 5-6 लाख के आसपास। इसलिए मारे गए थे क्या कि पाकिस्तानियों के बच्चे हमारे देश में पले बड़े? ये बहुत हैरानी करने वाली बात है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में किस लेवल की राजनीति हो रही है। और यही मैं कहता हूं कि जो लेफ्ट राइट सब मिलके तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, और ये हमें समझना पड़ेगा। समझे? चलते आगे। कुछ लोग ये नैरेटिव फैलाने में लगे हैं कि धर्म के हिसाब से आपको बंटना नहीं है। धर्म के हिसाब से ये जो हमला हुआ था वो धार्मिक हमला नहीं है। पाकिस्तान तो चाहता है कि ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए। इस तरीके से नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि अगर आप धर्म के हिसाब से देखने लगे तो ये देश के लिए नुकसानकारक है। अब इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में सभी जगह पे ये लोग, केवल पाकिस्तान की बात नहीं है, तुम बात करो यूरोप की, तुम बात करो सीरिया की, तुम बात करो अफ्रीका की, सभी जगह पे ये लोग धर्म देख के लोगों के गले काटते हैं, उन्हें मारते हैं। ये कह देना कि देश में एकता बना के रखो, अगर एकता होती ना तो बंटवारे में 5-6 लाख लोग नहीं मारे जाते। बांग्लादेश में जाके देखो कितने हिंदू बचे हैं, पाकिस्तान में कितने हिंदू बचे हैं, अफगानिस्तान में कितने बचे हैं। मान के चलो अगर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में है, मान के चलो अफगानिस्तान में है, मान के चलो बांग्लादेश में है, तो सीरिया में जो कुर्दिश लोगों को मारा जा रहा है, सीरिया में,
और इराक वगैरह में, जहाँ पे बाकी धर्म के लोगों को मारा जा रहा है, यहूदियों को भी मारा जाता है बहुत बार, क्या वहाँ पे भी पाकिस्तान करवा रहा है ये सब? नहीं ना। अभी कल परसों की बात है, रसिया की जो एजेंसी है, रसिया में एक आतंकवादी हमला हुआ था और उसका पता चला कि भाई सब कटपिस थे, कटपिल्ले थे सब लोग। अब तुम मुझे बताओ, ये जो आतंकवादी है ये दूसरे धर्म के लोगों को क्यों मारता है? या तो ये बता दो कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में ठेका लेके बैठा है आतंकवाद फैलाने का, मगर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो भी है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है या एक संस्था है, मगर वो अकेला ही ये काम करता है ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं बात करूं अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, ऐसे कितनी संस्थाएं हैं, ऐसे कितने ही देश है जो ये सब काम कर रहे हैं, और सबका उद्देश्य केवल एक ही होता है कि जो काफिर है उनका विरोध किया जाए। ये कह देना कि बटना नहीं है, बटना नहीं, अरे मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी। जो भारत में रह के गद्दारी करते हैं, जो भारत के है ही नहीं, आप उनसे कैसे चिपक के मिल के रहेंगे? आप मुझे बताइए। एक व्यक्ति जो कि आपके देश का एकदम विरोधी है, घनघोर विरोधी है, कट्टर विरोधी है, और आप देशभक्त है, तो देशभक्त और देश गद्दार दोनों मिलकर कैसे रह सकते हैं? या तो आपका भी गद्दार बनना पड़ेगा, या तो वो जो दूसरा है उसे देशभक्त बनाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ये सब चीजें हैं, और मैं समझता हूँ कि देश के लोगों को समझ आ रहा है धीरे धीरे, मगर प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे, और हमें समझना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि कुछ आइडिया लगा होगा। जो भी हुआ कश्मीर में, मैं जानता हूँ कि बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। सेक्युलर ही रहेंगे, वॉक ही रहेंगे, लिबरल ही रहेंगे, मगर मैं समझता हूँ कि जो बाकी के हिंदू है वो इस चीज को समझ जाए। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं कश्मीर फाइल फिल्म देख रहा था, पहली बार देख रहा था लगभग 2-3 साल बाद, और मुझे एक बहुत ऑब्वियस सवाल समझ आया। ऑब्वियस सवाल समझ आया। सवाल ये था कि कश्मीर में जो भी हिंदुओं के साथ हुआ, ठीक है, उसमें एक चीज मैंने नोटिस की, वो ये कि जो भी हिंदू थे, बहुत सारे हिंदू पढ़े लिखे थे, है ना, उसमें कोई मनाही नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे थे तो मैं इतना कह सकता हूँ कि उन्हें बहुत कुछ पता होगा, पढ़े लिखे होंगे, भारत का इतिहास भी पता होगा, बंटवारा कैसे हुआ वो भी पता होगा, मुस्लिम लीग ने क्या क्या किया वो भी पता होगा, ढाका में क्या हुआ वो भी पता होगा, सब कुछ पता होगा, क्योंकि कश्मीरी हिंदू अनपढ़ गवार नहीं थे, कश्मीरी हिंदू पढ़े लिखे थे, ठीक है। अब पढ़े लिखे लोग भी अगर सेक्युलर हो जाए, जैसे अपना इतिहास पता है, सब कुछ पता है, कितने अत्याचार हुए सब कुछ पता है, अगर वो भी अगर सेक्युलर हो जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? कश्मीर में कितने हिंदू ऐसे हैं जो 90 के दशक से पहले उनके अड़ोस पड़ोस के लोग, उनके साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, बहुत अच्छे रिलेशन थे। अब रिलेशन थे, मगर आपको एटलीस्ट सावधान होना चाहिए। आपका इतिहास आप देखते हो तो आपको पता होगा। अगर मैं बात करूं पानीपत के तीसरे युद्ध की, उस समय भी मराठाओं का साथ नहीं दिया था बहुत सारे लोगों ने। कौन लोग थे वो आप जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि कश्मीरी हिंदू पढ़ा लिखा था, मगर फिर भी वो सेक्युलर था। कितने आतंकवादी ऐसे थे जो उनके स्टूडेंट थे, उनके वहाँ काम करने वाले थे, उनके वहाँ नौकरी करने वाले थे, उनके वहाँ दिहाड़ी काम करते थे, बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब ये है, आप पढ़े लिखे होके भी, पैसेदार होके भी, क्या आप अपना इन्फ्लुएंस नहीं बना पाए, अपनी पकड़ नहीं बना पाए। और ये बहुत विडंबना की बात है, बहुत दुख की बात है। 90 के दशक में जो भी कश्मीर में हुआ वो पहली बार हुआ नहीं था, उसके पहले भी निकाल के देखोगे ऐसे कितनी चीजें, घटनाएं हो चुकी होगी। सबसे बड़ी घटना तो है पार्टीशन का,
पार्टीशन के समय कितने ही लोग मारे गए, बहुत सारी चीजें हैं। मगर इतना कुछ देखने के बाद भी इस देश के लोगों को पता नहीं कब समझ आएगी, मुझे नहीं पता। तो कहने का मतलब यह है मेरा, इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है मेरा, आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पढ़े लिखे हैं, पिछले 1000 साल का इतिहास आपके सामने है, जब मैं भी पढ़ चुका हूँ 1000 साल का इतिहास, फिर भी आप सेक्युलर है, लिबरल है, वॉक है, कैसे? और बात वहीं घूम फिर के आती है कि या तो आप स्वार्थी है, या तो आप डरपोक है, या तो आप सब कुछ है ना, ये है बात। और आप डरते हैं वो भी कोई समस्या की बात नहीं है, जरूरी नहीं कि आप हिम्मत से ही सामना करें, मगर आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप समझदारी से भी कर सकते हैं। समझदारी से भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि भाई आप खुलकर किसी चीज का विरोध या सामना नहीं कर सकते, आप नॉर्मली कर सकते हैं, आप इंटरनली कर सकते हैं, आप डिसओबीडियंट कर सकते हैं, जो गांधी जी का था डिसओबीडियंस मूवमेंट, आप वो भी कर सकते हैं, मगर आप वो भी नहीं करते, यही तो समस्या है। तो चलते आगे, क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन ये है कि हमें समझना पड़ेगा, नेताओं के भरोसे मत बैठो, अपने खुद से पॉलिटिकल पार्टी शुरू करो, जुड़ो और आगे बढ़ो। क्योंकि आपने देखा पिछले 11 साल से भाजपा की सरकार है, अभी भी ये लोग बकवास किए जा रहे हैं एनसीईआरटी और घुसपैठियों पे, और कितनी जगह पे बकवास ही किए जा रहे हैं। नई पॉलिटिक्स शुरू की हिंदी भाषा और उर्दू भाषा की। मैं कहता हूं कि भाई भाषा बाद में देख लेना, पहले अपना देश देख लो, मगर नहीं, पॉलिटिक्स करनी है बस। फालतू की पॉलिटिक्स भी बहुत होती है, मगर कम से कम काम की तो होनी चाहिए ना। ये हिंदी और उर्दू की बकवास करके क्या होगा? ना हिंदी वालों का भला होगा, ना किसी और का भला होगा। करने के लिए बहुत कुछ है, मगर वो करेंगे नहीं। बात करेंगे हिंदी की, संस्कृत की, ये सब फलाना ठिकाना। मैं मना नहीं करता कि वो जरूरी नहीं है, मगर आपके सामने उससे भी बड़ी समस्याएं हैं, वो आप नहीं करेंगे, राजनीति करनी है बस। तो ये सब चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। अंत में क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन यही निकलता है, समाज में आपको, हिंदू समाज में सभी तरीके की सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। आपको अगर नेता बनना है, आप नेता भी बन सकते हैं, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर भी बन सकते हैं। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी खोलनी है, वो भी कर सकते हैं। मगर कहने का मतलब ये है कि आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा। आपका जो वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर जो भी कहिए डोंगल, उसे कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। सभी हिंदू, 100-150 करोड़ हिंदू जो भी है, अगर आप जुड़ के काम करेंगे तभी चीजें जुड़ के होगी। अगर आप बटे रहेंगे, स्वार्थी रहेंगे, अपना फायदा देखेंगे, लालची हो जाएंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो हमें अपने समाज को सिंक्रोनाइज करना है, सिंक्रोनाइज। क्योंकि लोग सभी तरीके के, अगर आपको पॉलिटिक्स में खड़ा होना है तो भी लोग हैं, चुनाव लड़ना है तो भी लोग हैं, पैसे चाहिए तो भी लोग हैं, मगर आपको समझना पड़ेगा कि उसके पीछे बहुत सारे मैनेजमेंट भी लगता है, बहुत सारा मैनेजमेंट भी चाहिए। जैसे कि मान के चलो, अगर आप पॉलिटिक्स में उतर रहे, चुनाव लड़ना है आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद भी आपको कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद भी आपको प्रचार करना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। अगर आप कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपको वकील हायर करने पड़ेंगे। अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आपको ऐसे टीचर हायर करने पड़ेंगे। अगर आप बीमारी दूर करना चाहते हैं, आपको डॉक्टर हायर करने पड़ेंगे। मगर कहने का मतलब ये है, हिंदू समाज में सब कुछ है, मगर फिर भी हमारा समाज अपने लिए काम नहीं कर पा रहा है, स्वार्थी जो है। और यही चीज हमें समझनी पड़ेगी। समाज में सब कुछ है, मगर सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। और दुख की बात यह है कि इतना बड़ा हिंदू समाज है, हमारे पास एक ढंग की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, 2-4 ढंग के वकील नहीं है, 2-4 ढंग के नेता नहीं है। पार्लियामेंट में ऐसा एक भी हिंदू नेता नहीं दिखता मुझे जो हिंदू के लिए कुछ कहे, और यही मैं कहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि कुछ लॉजिक लगा होगा।
और आपके जो विचार हो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।